पतझड़ की बारिश पुराने पत्थर के घर की खिड़कियों पर हल्के से थपथपा रही थी, एक सौम्य ताल बना रही जो आग की लपटों के चटकने से मेल खा रही थी। मार्गरेट सलीवान 28 वर्ष की अपनी विशाल हवेली में शांत शामों की आदी हो चुकी थी। उनके गोरे बालों में अब चांदी के धागे मिल गए थे जो आग की गर्म रोशनी में चमक रहे थे, जबकि वे अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठी थी और उनकी गोद में एक चमड़े की जिल्द वाली किताब खुली नहीं थी। उनके पास पैसा जो कुछ भी खरीद सकता था, सब कुछ था, फिर भी कुछ कीमती चीज हमेशा उनके हाथ से दूर ही रह गई थी। मार्गरेट ने 3 दशकों में रियल एस्टेट में अपना भाग्य बनाया था। एक छोटी सी विरासत को सावधानी पूर्वक निवेश और संभावनाओं की समझ से लाखों में बदल दिया था, लेकिन व्यापारिक सफलता ने उनके सपनों के पारिवारिक जीवन को हासिल नहीं कराया। 2 असफल शादियां और बच्चों को पाने की असफल कोशिशों ने उन्हें एक सुंदर लेकिन खाली घर और एक दिल दिया जो अभी भी खोई हुई चीजों के लिए व्याकुल था। शाम की खबर समाप्त होने ही वाली थी कि दरवाजे पर एक हिचकिचाहट भरी, लगभग माफी मांगने वाली दस्तक हुई। मार्गरेट ने हाल में लगे दादा घड़ी की ओर देखा। रात के 9:15 बज रहे थे। मेहमानों के लिए काफी देर हो चुकी थी। जब उन्होंने भारी लकड़ी का दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था, बारिश में भीगा हुआ। उसके भूरे बाल गीले और बिखरे हुए थे। वह लगभग 30 वर्ष का लग रहा था, पहने हुए एक पुराने भूरे कोट में जो बेहतर दिनों को देख चुका था और जींस में जिनके घुटनों पर पैंच लगे थे। लेकिन यह उसकी सूरत नहीं थी जो मार्गरेट का ध्यान खींची, बल्कि यह छोटा सा बंडल था जो वह अपनी बाहों में इतनी सावधानी से पकड़े हुए था। मैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। मुझे इतनी देर से परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं। मेरा नाम डेविड चेन है। मैंने आपकी रोशनी जलती देखी और मैं। उसके शब्द रुक गए जब उसने अपनी बाहों में बच्ची की ओर देखा। मेरी छोटी सी एम्मा, वह भूखी है और मैं उसके लिए कुछ नहीं दे पा रहा हूं। मार्गरेट का दिल सिकुड़ गया जब उसने उसकी आंखों में हताशा देखी। यह कोई भिखारी नहीं था, यह एक पिता था जो अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहा था। आइए, बारिश से बाहर आइए, उसने कहा, दोनों को अंदर आने का इशारा करते हुए। डेविड एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर घर की गर्माहट में कदम रखा। प्रवेश द्वार की नरम रोशनी में मार्गरेट उसे और साफ देख सकी। उसके पहने हुए कपड़ों के बावजूद उसमें कुछ कोमल था, कुछ ऐसी शान जो हताशा में भी झलक रही थी। वह आखिरी बार कब खाई थी? मार्गरेट ने चिंता से भरी आवाज में पूछा। कल सुबह, डेविड ने स्वीकार किया। थकान से उसके कंधे झुक गए। मैं पूरे दिन चलता रहा हूं, कुछ भी ढूंढने की कोशिश में, लेकिन हर जगह वे रेफरेंस, पता, ऐसी चीजें मांगते हैं जो मेरे पास अभी नहीं है। एम्मा उसकी बाहों में हिली और एक कमजोर रोने की आवाज निकाली जो विशाल घर में गूंज गई। मार्गरेट के सीने में कुछ बदल गया, एक खिंचाव जो सालों से महसूस नहीं हुआ था। वह कितनी बड़ी है? मार्गरेट ने पूछा, सहज रूप से बच्ची की ओर हाथ बढ़ाते हुए। 3 महीने की, डेविड ने कहा, सावधानी से एम्मा को मार्गरेट की बाहों में सौंपते हुए। उसकी मां, हमने उसे प्रसव के दौरान खो दिया, तभी से सिर्फ एम्मा और मैं हैं। जैसे ही मार्गरेट ने उस छोटी सी लड़की को गोद में लिया, उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो वह भूल चुकी थी कि वे महसूस कर सकती हैं। एम्मा की छोटी उंगलियां उसकी उंगलियों के इर्द गिर्द लिपट गईं और उस पल मार्गरेट ने अपने दिल के चारों ओर खड़ी की गई दीवारें ढहती महसूस की। वह बहुत सुंदर है, मार्गरेट ने फुसफुसाते हुए कहा, एम्मा के नरम गाल को सहलाते हुए। बच्ची की आंखें अभी धुंधली लेकिन भरोसेमंद लग रही थीं, जैसे वे उसकी आत्मा में झांक रही हों। बिना किसी हिचकिचाहट के मार्गरेट ने एक फैसला लिया जो खुद को भी चौंका गया। मैं मदद कर सकती हूं, उसने सरलता से कहा। मैं उससे दूध पिला सकती हूं। डेविड की आंखें चौड़ी हो गई। मैं आपसे ऐसा नहीं मांग सकता। आप मांग नहीं रहे हैं, मार्गरेट ने कोमलता से कहा। मैं खुद दे रही हूं, और कृपया मुझे मार्गरेट कहें। उसने डेविड को लिविंग रूम में ले जाकर, जहां आग की लपटें दीवारों पर नाच रही थी, बैठाया। अपनी कुर्सी पर बैठकर मार्गरेट ने एम्मा को इतनी कोमलता से दूध पिलाया जैसे यह सब कुछ उनके जीवन के लिए ही था। डेविड सोफे के किनारे बैठकर हैरानी से देखता रहा।
जबकि उसकी बेटी आखिरकार भोजन पा रही थी। मैं नहीं जानता कैसे शुक्रिया अदा करूं, उसने भावुक आवाज में कहा। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, मार्गरेट ने जवाब दिया, एम्मा के शांत चेहरे की ओर देखते हुए। यह एक तोहफा है। जैसे जैसे एम्मा दूध पीती रही, डेविड ने अपनी कहानी साझा करना शुरू किया। वह पहले बढ़ई का काम करता था, लेकिन सब कुछ बिखर जाने से पहले जब उसकी पत्नी सारा की मौत हुई तो वह दुख और एम्मा की देखभाल में इतना खो गया कि उसने अपनी नौकरी खो दी, फिर अपना घर। पिछले 1 महीने से वे शेल्टर में रहते थे, जहां जगह मिलती, और जहां नहीं तो अपनी पुरानी ट्रक में सोते थे। मैं आम तौर पर मदद मांगने वाला नहीं हूं, डेविड ने कहा, अपने बालों में हाथ फेरते हुए। लेकिन जब मैंने उसे कमजोर होते देखा तो मुझे पता था कि मुझे अपनी गरिमा को अलग रखना पड़ेगा। मार्गरेट बिना किसी न्याय के उसकी बातें सुनती रही, याद करते हुए अपनी खुद की संघर्ष की शुरुआती दिन जब वे अपना व्यवसाय खड़ा कर रही थी। वे समझती थी कि जिंदगी की लड़ाई क्या होती है। भले ही उनकी लड़ाइयां बोर्डरूम में हुई, न कि सड़कों पर। तुमने सही किया, उसने उसे आश्वासन दिया। एक माता पिता का प्यार मतलब है कि जो कुछ भी करना पड़े करना। जब एम्मा ने दूध पी लिया और मार्गरेट की बाहों में सो गई तो उसने डेविड की ओर देखा। आज रात तुम कहां रहोगे? डेविड की खामोशी ही जवाब थी। तुम दोनों यहीं रहोगे, मार्गरेट ने कहा। एक और फैसला जो उतना ही स्वाभाविक लगा। अतिथि कक्ष ऊपर है, वहां तुम्हें जो चाहिए सब है। मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता, डेविड ने विरोध किया। आपने पहले ही बहुत कुछ किया है। कभी कभी हमें दूसरों को हमारी मदद करने देनी पड़ती है, मार्गरेट ने कोमलता से कहा। यह दान नहीं है, यह समुदाय है। यह वह चीज है जो लोग एक दूसरे के लिए करते थे, इससे पहले कि हम सब इतने अलग थलग हो जाएं। अगले दिनों में मार्गरेट के घर में एक अप्रत्याशित दिनचर्या बन गई। डेविड घर के आसपास बहुत फुर्तीला साबित हुआ। महीनों से टूटे सामान को ठीक करता रहा। उसने जोर देकर कहा कि वह अपना हिस्सा अदा करेगा। भले ही मार्गरेट ने विरोध किया कि उसकी संगति ही काफी थी। एम्मा मार्गरेट की देखभाल में फल फूल रही थी, हर दिन और मजबूत और सतर्क होती जा रही थी। मार्गरेट को फीडिंग के समय से लेकर उन शांत पलों तक का इंतजार होता जब सिर्फ वो और बच्ची होती, सबसे बुनियादी तरीके से जुड़ी हुई। तुम एक प्राकृतिक मां हो, डेविड ने एक शाम देखते हुए कहा, जब मार्गरेट आग के पास एम्मा को झुला रही थी। मार्गरेट ने उदास मुस्कान दी। मैं हमेशा उम्मीद करती थी कि मैं बनूं, लेकिन जिंदगी ने अलग रास्ता ले लिया। अभी देर नहीं हुई, डेविड ने धीरे से कहा। प्यार की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, मार्गरेट ने डेविड को स्थानीय निर्माण कंपनी में काम दिलाने में मदद की। वो चुपचाप रेफरेंस देती, फोन करती, दरवाजे खोलती और डेविड को यह भरोसा दिलाती कि वो खुद ही कर रहा है। उसे पता था कि इज्जत की कितनी अहमियत होती है, खासकर एक ऐसे आदमी के लिए जो पहले से ही बहुत कुछ खो चुका हो। जब डेविड को उसकी पहली सैलरी मिली तो वो मार्गरेट के पास एक लिफाफा लेकर आया जो नकद से भरा था, किराए और खाने पीने के लिए। उसने दृढ़ता से कहा। मार्गरेट ने लिफाफा वापस धकेल दिया। इसे एम्मा के भविष्य के लिए बचा लो। यही मैं चाहूंगी अगर वो मेरी बेटी होती। वो शब्द उनके बीच हवा में लटक गए, अनकहे मौकों से भरे हुए। एक शाम जब मार्गरेट शांत लिविंग रूम में एम्मा को दूध पिला रही थी, डेविड उसके बगल में बैठ गया। मार्गरेट, उसने सावधानी से कहा, मैं सोच रहा हूं, एम्मा और मैं, हमारे पास कोई परिवार नहीं बचा, लेकिन ये पिछले कुछ हफ्ते तेरे साथ रहकर ये घर जैसा लग रहा है। मार्गरेट ने एम्मा के शांत चेहरे से आंखें उठाई। मुझे भी घर जैसा लग रहा है। मुझे पता है ये थोड़ा अक्खड़ लग सकता है, डेविड ने जारी रखा, लेकिन मैं बार बार सोचता हूं कि तुमने जो कहा, प्यार के लिए अभी देर नहीं हुई है। एम्मा पहले से ही तुम्हें मां की तरह प्यार करती है और मैं। वो रुका, हिम्मत जुटाते हुए। मैं तुमसे गहराई से जुड़ गया हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुमने हमारी मदद की, बल्कि इसलिए कि तुम ऐसी हो। मार्गरेट की आंखों में आंसू भर आए। मैं उसी पहली रात से तुम दोनों की परवाह करती आ रही हूं, बस उम्मीद करने की हिम्मत नहीं हुई। तो उम्मीद मत करो, डेविड ने कहा, उसका हाथ पकड़ते हुए।
चलो बस रहते हैं, चलो एक परिवार बनते हैं। कई साल बाद मार्गरेट उस बारिश भरी रात को याद करती जब उसकी असली जिंदगी शुरू हुई। उसने दशकों तक धन जमा किया, लेकिन सच्ची दौलत उसे तब मिली जब उसने एक हताश पिता और उसकी भूखी बच्ची के लिए अपना दरवाजा खोला। एम्मा बड़ी हुई, जानकर कि उसके पास 2 माता पिता हैं जो उसे बिना शर्त प्यार करते हैं। एक पिता जो बारिश में चलकर उसकी जान बचाने आया, और एक माँ जो पूरी जिंदगी उसको गोद में लेने का इंतजार करती रही। और उनके घर में जो हंसी और प्यार से भरा था। मार्गरेट को आखिरकार समझ आया कि कभी कभी सबसे बड़ी दौलत रुपये में नहीं गिनी जाती, बल्कि उन साधारण पलों में जो दिल को पूरा करते हैं। उसने जो सीखा वो दौलत का असली पैमाना नहीं था कि क्या खरीद सकते हो, बल्कि क्या देने को तैयार हो।